कभी टोपी भी नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। भागलपुर जैसी शानदार शहर से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। भागलपुर क्यों प्रसिद्ध है, आइए जानते हैं प्रभाकर से। प्रभाकर जल्दी आओ, बताइए भागलपुर क्यों प्रसिद्ध है। सर, हमारा भागलपुर इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे तो हमारे सिल्क बहुत फेमस है हमारे भागलपुर में। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं मंदार पर्वत है हमारे पास में, मंदार फेमस है हमारे यहाँ। विक्रमशिला सेतु है, यहाँ पे कढ़ाई बुनाई जैसे रीजनल जो कॉर्पोरेशन है, जो कोऑपरेटिव रीजनल वर्क्स है, इन चीजों के लिए हमारा भागलपुर बहुत बेसब्री से जाना जाता है। सर बिल्कुल, भागलपुर सिल्क, भागलपुर सिल्क, वही साड़ी जो कैटरीना कैफ ने फिल्म राजनीति में पहनी थी ना, भागलपुर सिल्क है ना वो, बिल्कुल। और यही साड़ी देश के टॉप पॉलिटिशियन, देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट सब पहनते हैं। तो इसी भागलपुर सिल्क नगरी से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन ने आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तालियां हो जाए भागलपुर की शानदार जनता के लिए। तो शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में। हमारे साथ हैं अभय वर्मन साहब जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं ज्योति सिंह जी जो कि कांग्रेस की नेता हैं। हमारे साथ हैं तिरुपति नाथ यादव जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के। हमारे साथ हैं संगीता तिवारी जी। नहीं, संगीता तिवारी जी नहीं है हमारे साथ। अच्छा, संगीता तिवारी जी एलजेपी की है। हमारे साथ जुड़ने वाले थे यहाँ के कैंडिडेट, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ शिकायत है। शिकायत क्या है आपकी, बताइए। भागलपुर की जनता प्रत्याशी से सीधा बात करना चाहती है, क्या वो भागलपुर की जनता को अपना जवाब देने में असमर्थ है, इसलिए वे मैदान छोड़ करके भाग गए हैं, या क्या वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ पर उपस्थित इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जा रहा है उससे वो भाग रहे हैं, इसका क्या वजह है। सबसे पहले बीजेपी से सवाल, भाई आपके कैंडिडेट भाग क्यों रहे। ऐसा है दीपक जी, हमारे प्रत्याशी जो हैं माननीय सुशील मोदी जी और अश्वनी जी के साथ अभी रोड शो चल रहा था हमारा। उसी रोड शो में रहने के कारण जो है जनता से सीधा संवाद वो कर रहे हैं। इसी कारण जो है अभी मुझे भी आने में जो विलंब हुई उसका मूल कारण यही है, वो जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। यह भी एक तरीका है जनता से संवाद करने का। लेकिन वह संजोग से सुशील जी की जो फ्लाइट थी वह लेट आई और वह जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सके, उपस्थित नहीं हो सके। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं आपके जनता के जो सवाल हैं उनको मैं पूर्णतः संतुष्ट करने में सक्षम हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरजेडी से। आप मुझे बताइए, लालू यादव जी ने कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, जब मांझी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जदयू में थे तो उस समय उनके लिए भी कई तरह के बयान आया करते थे बीजेपी के तरफ से। जब रामविलास पासवान जी हम लोगों के साथ थे तो उस समय भी कहा करते थे रामविलास शाम होते 3 गिलास, और अभी जब उनके साथ चले गए तो रामविलास फर्स्ट क्लास। तो यही बात है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था लालू जी ने नीतीश के लिए क्या कहा था। वही मैंने आपको बताया कि जो लोग हम लोगों के साथ थे तो बीजेपी के लोग भी उनको खराब कहा करते थे। आज उनके साथ वो चले गए तो वो अच्छे हो गए। बताइए अध्यक्ष जी। देखिए, कहते हैं कि राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, और नीतीश राज में पौच फ्री है, उठा उठा के पी। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं सत्ता में पुनः आऊंगा तो मैं शराब की दुकान को बंद करवा दूंगा, उन्हें यह पता है कि वो सत्ता में पुनः कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो इस प्रकार का झूठा वादा या हमारी जो माता बहनें हैं उनसे करते हैं कि हम एक तरफ पंचायत में जगह जगह पे वो शराब की दुकान खोलवाते हैं और दूसरी तरफ झूठा वादा करते हैं। बर्मन साहब, जब शराब की दुकान खुलवाई थी तो आप भी झंडी लेके उसको खोल रहे थे, 4 साल में खोल रहे थे ना।
खोल रहे थे कि नहीं खोल रहे थे, बताइए। देखिए, हम लोग के पास जो भी विभाग था, चाहे वो उस समय सड़क का विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, हमारे पास जो भी था, पशुपालन वाला जो मामला था, जो भी हमारे पास विभाग था, सारे विभाग में हमारे मंत्री जो है लगभग 17-18 घंटा काम करते थे और उसी कारण उस समय सुशासन था। जैसे हम हटे, अभी बिहार में कुशासन है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब शराब की दुकान खुल रही थी तब आप नीतीश कुमार के साथ थे ना? आप हाथ पकड़ के रोक लेते, उनको रोक लेते हाथ पकड़ के। नीतीश जी जो हैं, उस समय भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बिहार में जिस प्रकार लालू जी का जंगल राज था, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नया बिहार नीतीश कुमार नारा दिया था। उस जंगल राज से मुक्ति के लिए और बिहार के तरुणाई को नौकरी मिलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इन सब के लिए बहुत बार हमने लोगों ने नीतीश जी का ताना, नीतीश जी का गुस्सा और नीतीश जी के बदनीतियों का भी शिकार हुआ। हमने तो थाली छीन ली थी आपके हाँ, हाथ से। वही तो मैं कह रहा हूँ, थाली छीन ली थी। मैं वही कह रहा हूँ कि बिहार की जनता के लिए हमने, हमारे राष्ट्रीय सारे नेता आए, उसके बावजूद वो एक व्यक्तिगत अहम के कारण, जिस प्रकार कोसी की त्रासदी में, कुशवाहा की त्रासदी में समर्थन खींच लेते ना। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको दीपक जी बता रहा हूँ कि कुशवाहा की त्रासदी में 5 करोड़ गुजरात से दिया गया था। वह 5 करोड़ रुपया कुशवाहा की त्रासदी के दिया गया था, कोसी के दिया गया था, लेकिन नीतीश जी जो है व्यक्तिगत अहम के कारण, व्यक्तिगत खुन्नस के कारण उन्होंने जो है इस प्रकार का गलत काम किया और बिहार का जो मान मर्यादा था उसको जो है खराब करने का काम किया। अच्छा भैया, ये बताओ, जब नीतीश कुमार जी ने थाली छीनी थी तो बीजेपी में अगर स्वाभिमान होता तो सरकार से समर्थन वापस लेती कि नहीं? बताइए, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? जब स्वाभिमान होता तो स्वतः उन्हें अलग होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं अलग हुआ, क्योंकि रसगुल्ला खा रहे थे, अच्छा लग रहा था, मलाई खा रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन जब अलग हुए तो हमारे नीतीश कुमार उनको खराब लगने लगा। ये बात है, ये बात है, ये बात है। लेकिन सीधे चलते हम आरजेडी के नेता के पास और कांग्रेस के नेता के पास। कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह जी हमारे साथ है। ज्योति सिंह जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी कितनी पुरानी है? हमारी पार्टी तो बहुत पुरानी है, 100 साल से ज्यादा। 125 साल? 125 साल, 100 साल से ज्यादा मैंने बताया। हाँ, 125 साल। जी सर। और आप इनके जूनियर पार्टनर बन के बैठे हैं, आरजेडी और नीतीश कुमार के। 40 सीटें, 243 में से 40 सीटें। दीपक जी, बिहार में जूनियर और सीनियर की बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज में बांटने का काम करते रही, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर समाज में बंटने से रुकना था। जहां तक कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे कि हवाई जहाज नहीं मिला तो वो उतर नहीं पाए, इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। देखिए, जनता यहां है, सवाल पूछने के लिए लोग यहां पर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही से उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह मोदी जी करते हैं। मोदी जी, आपको मैं बताऊं कैसे। देखें, भ्रष्टाचार की बात करते रहे, व्यापम घोटाला हो, चाहे ललित गेट हो, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं आए, उसी तरह आज हमारे भी विधायक के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहां पर नहीं आए। इनको सवालों का जवाब जनता के सामने देना चाहिए। आप देखें इनकी दोहरी नीति देखें। आप ये गौमांस की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये जब हुआ था उस समय गुलाबी क्रांति की बात करते थे, और जब से ये आए हैं तब से 15% एक्सपोर्ट बढ़ गया उसी क्षेत्र में। मैं बताऊं, संगीता सोम जो एमएलए हैं वो 20 प्रोसेसिंग यूनिट खोल रहे हैं। आप इनकी दोहरी नीति देखें। मैं एमएलए की बात बताता हूं। देखिए, इनके पिताजी अश्वनी चौबे जी 19 साल यहां पर एमएलए रहे और 12 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के रहे। आपको मैं बताऊं, ये विधायक अश्वनी चौबे जी, आप जरा इनसे पूछें कि क्या मजबूरी थी कि उन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको कहना पड़ा कि भागलपुर ब्राह्मणों का सीट है। क्यों कहना पड़ा? क्या टिकट वो यहाँ के विधायक रहे, इस तरह से जाति को, पहले तो धर्म को बांटने का काम करते रहे और अब जाति की ये किया जाए। अच्छा, मैं सवाल पूछता हूं। आज सुबह में भागलपुर में आया, मुझे ये लगा कि भागलपुर की सड़कें हेमा मालिनी की गाल की तरह नहीं, ओमपुरी की गाल की तरह है। मुझे बताइए अध्यक्ष जी, मुझे बताइए कि सड़कें क्यों नहीं बन पाई भागलपुर में? मैंने कहा कि जब तक हमारा साथ था,
भागलपुर की सड़कें चकाचक थी। 8.5 साल आपका साथ था, सड़कें चकाचक थी क्या? सड़कें चकाचक थी। अभी भागलपुर जनता जो कह रही है, थी। अभी भागलपुर टापू बना हुआ है, चाहे वो चंपा नाला का पुल हो, चाहे वो भैना पुल हो, चाहे एकमात्र विक्रमशिला। आपके हमारे विधायक जो 19 साल अश्वनी चौबे जी 19 साल मैं- इस शहर के एमएलए थे, आप 19 उसको ना साल। भूलें, आप 19 ये ना साल। भूलें आप। 19 साल का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं बता रहा देना हूँ, पड़ेगा कि नहीं? 19 साल का हिसाब देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग विपक्ष में थे, सरकार को ध्यान आकर्षण करना हो, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हो, सब हम लोगों ने 8.5 साल किया। तो आप सत्ता में थे, उसका हिसाब तो दीजिए। उस 8.5 साल समय भी सत्ता में थे आप। उस समय भागलपुर में जो भी सड़कें थी, जो पहला टर्म था, पहला जो टर्म था उसका एनडीए का 1 का, उसमें सारे जो है सड़कें बन रही थी, सारे जो पुल है सैंक्शन हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे ही नीतीश जी को लगा कि हम इस देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे देवगौड़ा जी बन गए, जैसे गुजराल जी बन गए, उनके यह मन में भाव आते के साथ ही उन्होंने 40 पूरे बिहार की 40 सीट पर दावा ठोक दिया और बगहा से शुरू किए और मधुबनी तक आते आते उनकी यह स्थिति हो गई, उनका विरोध शुरू हो गया, छात्रों ने किया। और बेगूसराय में आकर जो है, जो शिक्षक को उन्होंने बहाल किया था, उन शिक्षकों ने उनको काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया। और भागलपुर में मधुबनी और उसकी कहा भागलपुर की बात करें, भागलपुर नगर विकास में नगर विकास दीपक जी नगर विकास मंत्री रहे, वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, नगर विकास मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर रहे। आप बताएं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में भागलपुर इमरजेंसी की और ओपीडी की कोई सुविधा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जब नगर विकास मंत्री थे, आप इनसे पूछे जहां भी आप रुके हैं, उस चौराहे की सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या भीड़ खत्म हुई? नहीं हुई। क्या गंदगी खत्म हुई? नहीं हुई। क्या पानी किसी से पूछे, पानी हर मोहल्ले में साफ जाता है? नहीं जाता है। आप पूछे इनसे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग का चेहरा 2 है, इनको इस पर सवाल जरूर होना चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं सारे एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री थे ना? आप ये बताइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार हुआ? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कह रही है कि अभी जो है भागलपुर का जो हॉस्पिटल है, उसके लिए 200 करोड़ रुपया का अपग्रेड करने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। इसके अलावा अभी जो गंदगी की बात आती है, अच्छा, मैं आपको एक बात एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक बात बताओ, अभी सुनिए ना, एक 200 एक नंबर कब होगा? इनके बच्चों के लिए या इनके पोतों के लिए? नहीं, ये 200 करोड़ रुपया का अपग्रेड की बात हो गई। यहाँ जो है भागलपुर के यूनिट में, यहाँ पर जो है हेड इंजरी का बहुत होता था यह मामला। यहाँ पर स्पेशलिटी के लिए उस समय जो भी बातें थी उन सारे के लिए हम लोग करते थे, लेकिन उस समय सरकार केंद्र में थी दूसरे की, और जो केंद्र की सरकार थी वो भागलपुर को वो सुविधा नहीं देती थी जिसकी मांग उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री क्या करते थे। अध्यक्ष जी, और मैं एक मिनट में बोलता हूं इनको। दीपक जी, मैं एक बात बोलता हूँ, उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट जो है, ये यूपीए गवर्नमेंट है कि जिस टेक्नोलॉजी के कारण हम और आप सब यहाँ आप ये बताइए, प्रोग्राम कर रहे हैं, जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो केंद्र सरकार कहाँ से आ गई उसमें? केंद्र सरकार कहाँ से आ गई उसमें? देखिए, सुपर स्पेशलिटी वार्ड खोलने के लिए भागलपुर में उसके लिए केंद्र को ही करना पड़ता है, उसके लिए बिहार स्वतंत्र नहीं है। अरे किसको बना रहे हैं? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। किसको बना रहे हैं आप? और आपने ओपीडी की सुविधा दी? हाँ, ओपीडी की सुविधा थी। ओपीडी की सुविधा सारे उस समय झूठ है। उस समय जो भी डेंगू के मरीज थे सबों के लिए स्पेशल जो है मच्छरदानी रखता था। उसके लिए जो है भानु जो है बगल में, वहाँ पे सारी व्यवस्था होती थी। सारे जो डॉक्टर थे वो समय पे पहुंचते थे वहाँ पे। जो है उसके पहले, हम लोग के शासन के पहले जो है हॉस्पिटल में कुत्ता जो होता है वो बैठ के वो बिछावन पे बैठता था। आज भी कुत्ता वहाँ बैठता है। आज इसलिए बैठता है, क्या प्रशासन है? कुत्ता आज भी बैठता है, पुनः आज भी बैठता है। लालू के जंगल राज में, जिस लालू का जंगल राज था, वो लालू का जंगल राज आ गया है। मैं दीपक जी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भागलपुर नगर निगम में 1 नंबर वार्ड से लेकर 19 नंबर वार्ड तक 22 लाख रुपया खर्चा हो रहा है।
वो जनता का ऑटोनोमस बॉडी है। कहाँ गया और वो 19 पैसा? मैं वही बता रहा दिख रहा हूँ, है? मैं वही कहाँ बता किसको रहा दिख रहा हूँ, है? यह शासन किसका है। और 19 नंबर वार्ड से लेकर 38 नंबर वार्ड तक जो है वो पैसा, उसमें 36 लाख रुपया जनता खर्चा हो रहा है। यह पैसा हम भागलपुर के लोगों के द्वारा दिया गया है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसके द्वारा दिया गया है। आज अगर भागलपुर में गंदगी है उसके लिए नगर निगम दोषी है। आज भागलपुर में गंदगी है तो उसके लिए इनकी जो कमाई जो है, जो अवैध कमाई है, चाहे वो कमाई नीचे से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक जाता है, इसलिए आज भागलपुर में गंदगी का तो आप भी कमाए होंगे ना इनके साथ रह के, इनके साथ रह के। जब ये 6 साल से, जब तक 7 साल से इनसे पूछे उनका जवाब। एक मिनट यह व्यवस्था इधर इन लोगों ने काम की है। ये कमाई मुख्यमंत्री तक जाता है, एकदम जाता है, खुलेआम जाता है। ये बताइए स्वास्थ्य मंत्री तक कितना कमाई जाता था? कितना आता है? ये बताएं। ये बताइए। आप भी वहीं से जी। अश्विनी अगर मुख्यमंत्री तक कमाई जाता था तो स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे तक भी कमाई जाता होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे समय में स्वास्थ्य का जहां तक मामला था भागलपुर अप टू डेट था। पूरा भागलपुर up to अच्छा date था। भागलपुर अप टू डेट था स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य जी जी मायागंज का बात है, वहाँ अभी भी कोई इस तरह का सुविधा नहीं है। अभी आए दिन जो है एक आप बताइए साल में और खराब हो गया स्वास्थ्य की स्थिति भागलपुर में। स्वास्थ्य का स्थिति खराब हो गई। जब मंत्री अश्विनी चौबे जी थे तब कैसी हालत थी स्वास्थ्य? उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति और खराब हो गई है। खराब बताइए। बिल्कुल खराब, बदतर, एकदम कुछ काम नहीं हुआ। अबरी गुलाब नहीं खिलेगा कमल, निश्चित रूप से भागलपुर में कमल नहीं खिलेगा। क्या खिलेगा? हाथा घड़ी छाप तारीख में जिंदाबाद। ये तो अलग ही लाइन के निकले। अच्छा मैं एक मिनट मेरा 2 सवाल है दीपक जी भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके पास आता हूँ ज्योति सिंह जी, लेकिन उससे पहले मैं संगीता जी के पास जाऊंगा। संगीता जी, रामविलास पासवान जी का नारा है जिधर बम उधर हम। रामविलास जी का नारा नहीं है। अगर हम चिराग जी को देखें तो उनका नारा है बिहार को विकास की ओर आगे की ओर बढ़ाना है। तो और बिहार, हमें लगता है कि चिराग जी के नेतृत्व में ये बिहार और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी आगे की ओर बढ़ेगी। मतलब इन्होंने रामविलास पासवान जी को रिटायर कर दिया आपने? नहीं, रिटायर हमने उनको नहीं किया। वो हमारे हमेशा बड़े रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, वो रहेंगे तभी हमारी पार्टी की मजबूती रहेगी। हमने उनको रिटायर नहीं किया। बीजेपी ने तो बुजुर्ग लोगों को घर बिठा दिया, आप भी बिठा देंगे? नहीं, फिर से सवाल कीजिए भैया, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने तो बुजुर्ग लोगों को घर बिठा दिया, आप भी पासवान जी को बिठाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने भी बुजुर्गों को घर बिठाने का काम नहीं किया है। और आप देख रहे हैं इस बार विधानसभा की इलेक्शन में हमारे युवा भी हैं और हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। अगर मैं पूछना चाहूं, यहाँ की बात अगर मैं करूं तो विधायक जी ने जो 1 साल काम किया, कांग्रेस के विधायक जी अजीत शर्मा जी ने, तो मैं ही उनसे सवाल करती हूं कि उन्होंने 1 साल में क्या किया, 1.5 साल में क्या किया? अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल, लोग कहते हैं कि आप आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा फिर से। देखिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी उस समय भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। फिर राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू को बाहर से समर्थन दे रखा है। फिर इनको किस तरह से जंगल राज दिख रहा है, ये इन लोगों के देखने का नजरिया है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी तो सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लालू जी ने बिहार की जनता को जबान देने का काम किया और नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, और आज वही नीतीश कुमार जी इनको जंगल राज। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। अच्छा, 2 सवाल पब्लिक से यहाँ पर जी कुछ। हाँ, आप ये बताइए कि क्या लालू जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 मिनट, मैं शांति रहिए। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि उनको देखा हुआ है, परखा हुआ है। ऐसी कोई नई बात, नए आदमी नहीं है। 1 मिनट चुप रहिए।
कोई नए आदमी नहीं, मैं इधर आगे बोलना चाहता हूँ, कोई लालू जी कोई नए आदमी नहीं है, उनको जनता ने परखा हुआ है। हमारा बिहार 25 वर्ष पीछे चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज सभी पार्टियों से कि आज एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि 10 वर्षों के लिए लागू किया गया, आज 70 वर्ष में भी उसने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है। लेकिन कोई भी पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए, मुंह से कोई नहीं बोलिए, सुनिए, लेकिन कोई भी पार्टी इस पर चर्चा करने तक से डरती है। मैं सारी पार्टियों से कहना चाह रहा हूं कि वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं बल्कि दोनों वर्ग का नुकसान कर रहे हैं अगर उस पर चर्चा नहीं करते हैं और उस पर कोई कानून नहीं बनाते हैं। मुद्दा तो बता दीजिए। मुद्दा है कि आरक्षण पर ना क्या, आरक्षण पर चर्चा करने से भी क्यों कतराते हैं? आरक्षण। अच्छा मुझे बताइए, आप बताइए, क्या लालू जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा? ये आपने पूछा कि जंगल राज आएगा, मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ जंगल राज नहीं आएगा। सुनो, वो पहले लोगों ने कहा जंगल राज पार्ट 1 था, पार्ट 1 नहीं था, वो मंगल राज पार्ट 1 था, अब मंगल राज पार्ट 2 आएगा। कैसे? मैं बताना चाहता हूँ कैसे आएगा। जो अपहरण, हत्याएं, फिरौती, वो जो चलती आ रही थी वो बंद हो गया। अब इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, इनके समर्थक हैं, वो जो दुकान बंद हो गई तो ये लोग तो घबराए हुए हैं। लोग गलत नारा दे रहे हैं, जंगल राज 1, जंगल राज 2 नहीं, मंगल राज 1 एंड मंगल राज 2। मंगल राज 2 आएगा। आज भी जो है कमीशन खोरी की बात की गई। चलिए, मैंने आपकी बात मानी। भागलपुर से हम ये शो जारी रखेंगे, आप रुकिएगा, ये शो हम जारी रखेंगे क्योंकि भागलपुर की जनता को हम दिखाएंगे अपना ओपिनियन पोल। इस नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया, भागलपुर से टुनाइट से दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ है तमाम राजनीतिक पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव और साथ में है शानदार भागलपुर की जनता। लेकिन हम अपने ओपिनियन पोल में जाएं उससे आगे का इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूं, उससे पहले हमारी जनता जनार्दन से जान लेते हैं कौन जीतेगा। बताइए कौन जीतेगा? मोदी सरकार जीतेगी, सुशील मोदी मुख्यमंत्री बनेगा, कमल साहब जीतेगी, भाजपा जीतेगी सर। भाजपा जीतेगी। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा। कौन जीतेगा? और भागलपुर में बीजेपी का बनेगा, बिहार का बनेगा। अच्छा आप बताइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि यहाँ का मुख्य, बताइए, आप बताइए। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी जीतेगा बिहार से, ये फिक्स है। महागठबंधन जीतेगा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी, जदयू जो है, जदयू कांग्रेस, ये सब के पास कोई विकास की बात नहीं करते हैं। की बात नहीं। आप बताइए। निश्चित रूप से सर, ये कोई बोलने वाली बात है? बीजेपी तो बहुत अधिक वोटों से जीत रही है, पूर्ण बहुमत से। लालू यादव जातिवाद का बात करते हैं और नरेंद्र मोदी विकास का बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी को जीतना चाहिए। आप बताइए कौन जीते? सर विकास की जीत होना चाहिए। विकास क्यों होना चाहिए? चाहे कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी जीते, विकास की जीत होना चाहिए। विकास की जीत होना चाहिए। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूं कि हम बताना क्या चाहते हैं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब जो चुनाव प्रचार है उसके खत्म होने में 24 घंटे से कम का समय रह गया है। कल शाम यानी शनिवार शाम 5 बजे 10 जिलों का प्रचार खत्म हो जाएगा। आपने जनता जनार्दन की राय देखी, क्या कहती है जनता जनार्दन? और हम आगे आपको पूरा ओपिनियन बोल बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान रहेंगे, साथ ही हमारे साथ हैं तमाम नेता जो जुड़े हुए हैं आरजेडी से, कांग्रेस से, लोक जनशक्ति पार्टी से, बीजेपी से। अगले 1 घंटे हमारे साथ रहेंगे। वर्चुअल एक्सप्रेस पेंटिंग टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक जितना प्रचार हुआ उसने बयानबाजी की तमाम हदें पार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू से ये पूछ लिया कि शैतान को उनके घर का पता कैसे चला, तो लालू ने यह कह दिया कि वो तो ब्रह्म पिशाच है। ऐसे माहौल में चुनाव क्या वाकई विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? भागलपुर और आसपास की जनता क्या सोचती है, यहाँ के नेता क्या सोचते हैं और पूरे बिहार की जनता क्या सोचती है, इसी को लेकर हम सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। सीधे चलते हैं अनुराग के पास पहले सवाल के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नतीजे क्या कुछ रहे बिहार के इस आखिरी ओपिनियन पोल में। हमने 4 सवाल शुरुआत में लेने हैं, उसके आंकड़े में बता देता हूं। पहला सवाल जो आपने पूछा कि मुद्दा क्या होगा इस बार बिहार के इलेक्शन में, देखिए आंकड़े कहते हैं भ्रष्टाचार को केवल 5.6% लोग मुद्दा मानते हैं। सबसे ज्यादा विकास 55.1% विकास ही मुद्दा है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा बिहार के विकास की, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सुशासन केवल 3.2% लोग मुद्दा मानते हैं। 6.6% लोग महंगाई को मुद्दा मानते हैं। ये आंकड़े हैं हमारे उस सवाल के कि बिहार के चुनाव का मुद्दा इस बार आखिर क्या है। आगे बढ़ेंगे, क्या चुनाव में जाति ही एकमात्र मुद्दा है? यह दूसरा सवाल था, क्या चुनाव में जाति एकमात्र मुद्दा है? उसके सवाल पर क्या कुछ हमारे सामने आंकड़े आए हैं, जनता से पूछे गए सवाल के क्या जवाब मिले हैं? हां, 32.8% लोग कहते हैं कि हां जाति एकमात्र मुद्दा है, मुद्दा नहीं एकमात्र मुद्दा है। 66.7% लोग कहते हैं दीपक के जाति मुद्दा नहीं है। जिस जाति की राजनीति महागठबंधन कर रहा है, जिस जाति की राजनीति एनडीए कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, वो जाति मुद्दा नहीं है। बिहार की जनता ये कहती है, 66.7% जनता कहती है कि ये मुद्दा नहीं है। तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या आप नीतीश सरकार के काम से संतुष्ट हैं, क्या जो मौजूदा सरकार है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? हां, 62.3% लोग कहते हैं कि हां वो नीतीश के सुशासन से संतुष्ट हैं, जबकि 37.4% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, और 0.1% लोग मिले जिन्होंने कहा कि वो कह नहीं सकते कि वो संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है। चौथा सवाल कि क्या मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? तो देखिए इसके आंकड़े क्या सामने निकल करके आए। 61.2% लोग कहते हैं कि हां वो मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। 37.4% ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, जबकि 1.4% लोग कंफ्यूज मिले जो ये भी नहीं कह पाए कि वो संतुष्ट हैं और न ये बता पाए कि वो असंतुष्ट हैं। दीपक, ये थे 4 सवाल और बिहार की जनता का उस पर जवाब आंकड़ों के रूप में प्रतिशत के। 37.4% ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, जबकि 1.4% लोग कंफ्यूज मिले जो ये भी नहीं कह पाए कि वो संतुष्ट है और न ये बता पाए कि वो असंतुष्ट है। दीपक, ये थे 4 सवाल और बिहार की जनता का उस पर जवाब आंकड़ों के रूप में प्रतिशत। अनुराग, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये कहा गया कि नीतीश कुमार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं या नहीं, जनता ने तालियां बजाई कि नहीं बजाई? लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं, तब भी जनता ने तालियां बजाई कि नहीं बजाई? तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे तमाम नेताओं से। सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। नीतीश कुमार से लोग खुश हैं, 66% से ज्यादा लोग नीतीश कुमार से खुश हैं। इसका मतलब दाल में गड़बड़ है, आपकी दाल बन नहीं रही है ठीक से। देखिए, विकास मुद्दा बना, और यह जो विकास मुद्दा बना, कल तक जो बिहार में चुनाव होता था उसमें जाति मुद्दा बनता था। कल तक जो बिहार में चुनाव होता था उसमें अपराध मुद्दा बनता था। कल तक जो बिहार में चुनाव होता था बाहुबली मुद्दा बनता था। लेकिन आज अगर विकास मुद्दा बना, उसका सारा क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। थोड़ा नीतीश कुमार को भी दे दीजिए थोड़ा सा। देखिए, हम लोगों ने तो नीतीश जी को पूरा बिहार दिया था, लेकिन नीतीश जी ने हम लोगों का दामन छोड़कर उस भाई के गोड़ को पकड़ लिए जिस भाई के गोड़ को वो जंगल राज कहा करते थे। बताइए भैया, आपको पकड़ लिया वो, ये कह रहे हैं इसलिए जंगल इनको राज वाले भैया, इसलिए इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा। जब तक इन लोगों को साथ में रखे हुए थे और सत्ता में इनको साथ में रखे हुए थे, तब तक इन लोगों को विकास दिखाई दे रहा था। आपके सर्वे के मुताबिक भी 66% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी को पसंद किया है। कांग्रेस पार्टी, आप ये बताइए कि आप 10 साल रहे केंद्र में, रहे ना 10 साल रहे? बिल्कुल रहे। बिहार को आपने क्या दिया? बिहार को क्या नहीं दिया? बिहार को ये बताइए। बिहार को यूपीए गवर्नमेंट ने क्या नहीं दिया? आज जो हमारे सारे भाई बहन जो आज रूरल एरिया में, जिसको हम लोग बिहार में दियरा कहते हैं, वहाँ हर जगह रोड चला गया, और जो शिक्षा पर जो काम हुआ, जो उस पर हुआ, वो तो नीतीश कुमार ने बनवाया। बिल्कुल वो तो नीतीश कुमार ने बनवाया कि केंद्र सरकार ने? जवाब लें। केंद्र सरकार ने बनवाया क्या?
आप मनरेगा की बात करें, मनरेगा की बात करें। जो पलायन हो रहे थे बिहार के लोग, यहाँ यूपीए गवर्नमेंट ने मनरेगा का स्कीम चलाया, जिससे लोग यहाँ के मजदूर को 100 दिन काम मिलता था। चूंकि अभी ये गठबंधन का बात है, तो मैं आपको बताता हूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे, लास्ट इलेक्शन जो माननीय नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन लड़े, वो सपनों को बेचकर लड़े, वो सपनों के सौदागर बने। आज उनका आपने जो ओपिनियन पोल दिखाया, क्या दिखाया? आपने दिखाया कि उनको नीतीश कुमार के काम काज है, उस पर 55.5% लोग सहमत हैं। लेकिन मानिए आपकी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चलता हूँ दिल्ली। अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मानता हूं कि मोदी सरकार के कामकाज से बिहार की जनता खुश है, लेकिन खुश वो नीतीश कुमार से भी है। क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार एक एक्सेप्टेबल चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, जिनकी रेटिंग बहुत ऊपर आ रही है, और आपके पास उनके कंपैरिजन में कोई नेता नहीं है। देखिए दीपक जी, सर्वे से बड़ा जो चीज होती है सुगंध। और आप देखिए, मैं भी आपको देख रहा था, आप वहां जितने लोग बैठे हैं उनके पास जा रहे थे, आप ढूंढते रहे कि कोई नीतीश कुमार और महागठबंधन के पक्ष में बोले। जितने लोगों से आपने बात की, सबने कहा भारतीय जनता पार्टी, सबने कहा विकास, और विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। अभी आपके सर्वे में 55% लोग कह रहे हैं कि विकास, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो सुगंध है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है, हमारा एनडीए के गठबंधन के पक्ष में आ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, ये बात तय है। बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? कितने लोग बोलते हैं नहीं बढ़ रही है? देखिए, हाँ में भी है अनिल, ना में भी है। सीधे चलता हूं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, 125 साल पुरानी पार्टी, लेकिन बिहार के अंदर जूनियर पार्टनर। आपको बुरा नहीं लगता, अफसोस नहीं लगता कि राहुल बाबा 10 साल में बिहार में कांग्रेस की हालत ऐसी भी नहीं कर पाए कि 100 सीटें लड़ने आप? देखिए दीपक जी, इस बार जो है चुनाव वो गठबंधन का चुनाव है, और हमने ये फैसला किया कि हम 40 सीट पर लड़ेंगे और 100 सीट हमने आरजेडी और 100 सीट जेडीयू को दी। ये हमने तय किया है। जाहिर है हम चाहते तो पूरे बिहार के अंदर भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि गठबंधन कामयाब हो। और अभी जो आपने बहुत सारे आंकड़े दिखाए, उससे मेरा तजिया सुन लीजिए क्या है। बिहार की जनता जब नीतीश जी का नाम आ रहा है तो कितना भावुक होकर के नारे भी लगा रही है और उनको अपनी सहानुभूति और अपनी सपोर्ट भी दिखा रही है। मोदी जी के ताल्लुक से भी यही बात है, लेकिन मोदी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर तो होंगे नहीं, और इनके पास कोई आदमी ऐसा कायदे का नहीं है जो नीतीश कुमार जी के मुकाबले पे खड़ा कर सके। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता आने वाले वक्त में महागठबंधन की तरफ देख रही है, और आने वाले वक्त में महागठबंधन को ही बहुत बड़ी जीत मिलेगी। मैं अभी 5-6 सर्वे देख चुका हूं, उसमें यकीनन अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है, लेकिन एक बात तकरीबन सबने कही है, और वो बात ये है कि नीतीश कुमार वहां पर अनकंटेस्टेड लीडर बने हुए हैं, और बिहार की जनता ने उनके काम को देख करके आगे उनको अपना दोबारा तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला दिल में कर लिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने अभी बड़ा अहम सवाल पूछा, हमारे प्रवक्ता वहां पर खड़े हैं। ठीक है, मानिए आपकी बात। आपने कहा, मानिए आपकी बात। मीम अफजल साहब, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास। शिवराज सिंह जी के पास चलते हैं। शिवराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं? लोग कहते भी हैं 60% से ज्यादा कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, लेकिन क्या जाति के बैरियर को एनडीए तोड़ पाएगा? देखिए,
देखिए, विकास का मुद्दा ये जो बना है बिहार में या देश में, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। इसके पहले तो विकास की बात करने से लालू यादव जी परेशान हो जाते थे। ये नीतीश कुमार जी का कहना है कि विकास की बात करने से वो कहते थे कि ये तो एनडीए का पक्षधर है। तो विकास की बात ये लोग किस मुंह से कर सकते हैं? बिहार जब आजाद हुआ था तब की उसकी आर्थिक स्थिति, तब के उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज से बहुत अच्छे थे। तो तब से अब में जो गिरावट आई है, उस गिरावट का कारण कांग्रेस पार्टी और बड़े भाई छोटे भाई हैं। ये किस मुंह से बिहार की जनता को के सामने विकास की बात रखेंगे? ये जाति और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत आप ये देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि प्रजातंत्र एक ऐसा पर्व है जो सभी लोगों को एक साथ शांतिपूर्वक ढंग से आगे ले जाने का ये प्रजातंत्र एक तरीका है। उसी को डिफीट करने का प्रयास लालू जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा ये कास्ट वार है बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स के बीच में। बताइए, इस तरह की बात करने वाले लोगों के समर्थन में मीम अफजल जैसे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग कैसे बोल भी सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों की क्या मजबूरी है। इन लोगों को अभी से भी छोड़ के वहां से माफी मांग के बिहार की जनता से और भाग जाना चाहिए इस गठबंधन से। जो नेता ये कह रहा उस दल के महागठबंधन के सबसे बड़े नेता कि ये चुनाव कास्टवार है, उसके पक्ष में बोलना ये प्रजातंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है, ये पाप है, मैं समझता हूं। वहां से माफी मांग के बिहार की जनता से भाग जाना चाहिए इस गठबंधन से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी बात का जवाब मैं मीम अफजल साहब से लूंगा, लेकिन मैं यहाँ जनता से जानना चाहता हूँ, कितने लोग मानते हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है? हाथ उठाइए। और कितने लोग मानते हैं कि जाति भी एक मुद्दा है बिहार के चुनाव में? बहुत कम लोग। तो ये पब्लिक का रिस्पांस है। लेकिन बाकी के सवाल क्या कहते हैं जानने के लिए सीधे चलते हैं अनुराग मुस्कान के पास। शुक्रिया दीपक। आगे के सवाल हम बता दें। अगला सवाल हमने ये पूछा था कि क्या मोदी विकास पुरुष हैं? बिहार की जनता से पूछा गया क्या मोदी विकास पुरुष हैं? 60% लोग मानते हैं, 60.1% कि हाँ मोदी विकास पुरुष हैं। इसके अलावा 29.7% लोग कहते हैं कि नहीं वो विकास पुरुष नहीं है। कह नहीं सकते वाले लोगों की संख्या 10.2% मिली। अगला सवाल, क्या मोदी विकास पुरुष हैं के बाद अगला सवाल पूछा कि बीजेपी ने जो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, क्या ऐसा करके बीजेपी ने ठीक किया? देखिए 37.3% लोग केवल कहते हैं कि हां ठीक किया, जबकि 58.6% लोग कहते हैं कि नहीं कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए था। 4.1% लोग यहां पर भी कंफ्यूज मिले, बोले नहीं बता सकते कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। यह सवाल था। छठा सवाल, 7वें सवाल का अब रुख करते हैं। 7वां सवाल हमने पूछा कि रैलियों में उमड़ी भीड़ मोदी की लोकप्रियता का सबूत है क्या? 64.6% लोग मानते हैं कि हां जो भीड़ आ रही है वो वोटों में भी तब्दील होगी, जबकि 31.8% लोग कहते हैं कि नहीं वो भीड़ दिखावे की भी हो सकती है। 3.6% लोग ये अपनी राय इस सवाल पर जाहिर नहीं कर पाए। हमने 8वां सवाल पूछा कि क्या मांझी के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने ठीक किया? ये देखिए, ठीक किया ये कहने वाले लोग 45.1% मिले कि हां ये ठीक किया, महादलित गठबंधन हो गया, अब इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, जबकि 38.4% लोगों ने कहा कि यह गठबंधन श्रेयस्कर नहीं रहेगा, लाभदायक नहीं रहेगा। 16.5%, बड़ी संख्या है, 16.5% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की। 9वां सवाल हमने पूछा कि पिछड़ी जाति में मोदी की विश्वसनीयता बीजेपी के काम आएगी या नहीं आएगी? पिछड़ी जाति में 76.7% लोगों का मानना है कि पिछड़ी जाति में मोदी की लोकप्रियता काम आएगी। बहुत अहम सवाल। 15.5% कहते हैं कि ये लोकप्रियता मोदी की पिछड़ी जाति में काम नहीं आएगी। 7.8% लोग नहीं कह सकते, कहकर पल्ला झाड़कर चले गए। दीपक, बहुत अहम सवाल। 15.5% कहते हैं कि लोकप्रियता मोदी की पिछड़ी जाति में काम नहीं आएगी। यादव जी ये बताइए कि लोग कहते हैं कि आरजेडी और विकास दूर दूर का लेना देना नहीं है इनका। हम लोग भागलपुर की धरती पर खड़े हैं और मैं आपको भागलपुर में ही उदाहरण देना चाहता हूं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु बनाने का काम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, जिस समय मुख्यमंत्री जी थे। लालू जी जिस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, भागलपुर में उन्होंने मंडल कार्यालय की स्थापना करी थी।
आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या मंडल कार्यालय जो लालू जी ने दिया है उसकी स्थापना भागलपुर में होगी या नहीं? भैया विक्रमशिला सेतु बनाया था लालू जी ने, बनाया था, किसने बनाया था? भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था, इनको पता नहीं है। और ये सैंडिस कंपाउंड खुद अश्वनी चौबे ने बनाया है। इनसे पूछिए कि ये बाईपास भागलपुर को कब दे रहे हैं। अश्वनी ये भागलपुर के लिए जो बाईपास 14 साल से नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, नहीं आपसे, आप ये बताइए कि जब लालू जी रहे क्या विकास हुआ? बेहतर विकास हुआ, बेहतर विकास हुआ। और रेल मंत्री में उसके ऐसा रेल मंत्री नहीं हुआ। और ये सेतु उनके टाइम में हुआ। सदानंद सिंह बिहार विधानसभा अध्यक्ष थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, उनके वक्त में हुआ। वो वक्त में हुआ। चलिए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी के पास। प्रदीप सिंह जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि जनता का मूड आपने देखा, बटे हुए हैं महागठबंधन और एनडीए के बीच, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है कि दोनों तरफ के ओपिनियन हमारे कार्यक्रमों में होना चाहिए। लेकिन इस सर्वे को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट न देकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सीएम कैंडिडेट न घोषित करना बीजेपी के लिए नुकसान की बात है निश्चित रूप से। लेकिन उनके सामने समस्या थी, अगर नाम घोषित करते तो हो सकता है ज्यादा नुकसान होता। तो ये कम नुकसान का रास्ता चुना है घोषित न करके। तो ये एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कहें तो वो है कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है जो जनता में लेकर जा सके। पिछले 15, 20, 25 सालों की राजनीति देखें तो जनता जानना चाहती है कि चुनाव में विधानसभा का है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, लोकसभा का है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। वो जानना चाहते हैं कि सत्ता हम किसको सौंप रहे हैं। इस मामले में निश्चित रूप से एनडीए का गठबंधन जो है वो घाटे में है। लेकिन दीपक जी, मेरा मानना है जिस तरह से डिवाइडेड हाउस दिख रहा है, ये बड़ा कांटे का मुकाबला है दोनों गठबंधनों के बीच में। इसमें मुझे लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो अति पिछड़ों का वोट होगा। अति पिछड़े किसके साथ जाते हैं, किस गठबंधन के साथ। अति पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग जो है वो 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन के साथ आया था, यादव राज से त्रस्त होकर, उससे सुरक्षा पाने के लिए। अब आज लालू जी और नीतीश जी एक साथ हैं, तो क्या नीतीश कुमार उस वर्ग को आश्वस्त कर पाएंगे कि लालू प्रसाद यादव के रहते हुए भी वो सुरक्षित रहेंगे? अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो उनका गठबंधन कामयाब हो सकता है। अगर भरोसा नहीं जमता लोगों का, तब उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अनिल, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार अनडाउटेबली बिना किसी शक और शुबह के सीएम के सबसे बड़े दावेदार हैं और सबसे पसंदीदा नाम है कि नहीं है ना? जनता भी कह रही है। लेकिन उनके सामने आप किसी चेहरे को खड़े नहीं कर पाए, क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? दीपक जी, इसी प्रकार का सवाल हमसे हरियाणा में भी पूछा जाता था, इसी प्रकार का सवाल हमारे से झारखंड में भी पूछा जाता था, और इसी प्रकार का सवाल हमसे महाराष्ट्र में भी पूछा जाता था। रिजल्ट क्या रहा वो सब आपने देखा। लेकिन जो आपका सर्वे अभी मैं देख रहा हूँ, जितने सवाल आप पूछ रहे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। चाहे विकास पुरुष का सवाल हो, चाहे मोदी जी की लोकप्रियता का सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, पिछड़ी जातियों का सवाल हो, हर सवाल आपका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका सर्वे है। इसलिए मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि जो निर्णय आने वाला है, जो जनता का जनमत आने वाला है, वो हमारे पक्ष में आने वाला है। बिल्कुल ठीक अनिल, मैं आपके पास आऊंगा, मेरा काउंटर सवाल भी है। लेकिन सुना दीपक चौरसिया में भागलपुर से आपका एक बार फिर स्वागत है।
हमने जनता की राय जानी है। बिहार का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। पहले चरण के मतदान की प्रचार खत्म होने में 24 घंटे से कम समय बाकी है। 10 जिलों में मतदान होना है। ऐसे में क्या कहती है बिहार की जनता, जानने के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली, अनुराग के पास। शुक्रिया दीपक। आइए आगे बढ़ाते हैं सवालों का सिलसिला और जनता की राय का सिलसिला। अगला सवाल जो बिहार की जनता से पूछा गया वो ये पूछा गया था कि एनडीए से नाता तोड़कर क्या नीतीश कुमार ने ठीक किया? जब एनडीए से अलग हुए थे 17 साल की दोस्ती के बाद, तो क्या वो कदम ठीक था? देखिए 42.2% लोग कहते हैं कि हाँ ठीक किया, जबकि 54.5% कहते हैं कि नहीं, एनडीए से नीतीश कुमार को नाता नहीं तोड़ना चाहिए था। 3.3% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कह नहीं सकते कि भाई ये ठीक किया या गलत किया। अगला सवाल हमने ये पूछा कि मुलायम ने महागठबंधन से नाता तोड़कर ठीक किया या नहीं किया। महागठबंधन से मुलायम अलग हुए, अलग मोर्चा बनाया उन्होंने, तो केवल 36.5% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने ठीक किया, क्योंकि उनका अपना कोई जनाधार बिहार में समाजवादी पार्टी का है नहीं। लेकिन 52.9% लोग इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया। 10.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल यह पूछा गया कि बिहार में किस सरकार ने बेहतर काम किया है? जेडीयू बीजेपी ने किया है या फिर किसने बेहतर काम किया? आप देख सकते हैं साफ तौर पर 60% लोगों का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने बेहतर काम किया है। बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू की सरकार अच्छा काम कर रही है, 31% लोग कहते हैं, और 9% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो इस बारे में नहीं कह सकते कि कौन से गठबंधन की सरकार ने ज्यादा बेहतर काम किया। दीपक, बेहतर काम किया है, बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू की सरकार अच्छा काम कर। चलिए एक क्विक रिएक्शन लेते हैं जनता से। यहाँ पर आप ये बताइए, नीतीश कुमार अलग हो गए बीजेपी से, उन्होंने अच्छा किया कि गलत किया? एक मिनट, नीतीश कुमार जिस दिन बीजेपी से अलग हुए उस दिन वो बिहार के मिट्टी में दफन हो गए। यस सर, सही है, बिल्कुल सही बात। आप बताइए। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने अच्छा किया। क्यों किया अच्छा? क्योंकि बीजेपी से अलग होकर इसलिए अच्छा किया कि उसमें ज्यादा था। ठीक है। और आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से नाता था उसी दिन उसकी हार निश्चित हो गई थी, और निश्चित हार होगी। अच्छा आप बताइए क्या बीजेपी से अलग होके नीतीश कुमार ने ठीक किया? हाँ जी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, देश में आग लगाती है और तमाम तरह के उद्योगपतियों के साथ रहती है, इसलिए बहुत अच्छा काम किया। मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर, सीधे चलते हैं आरजेडी के पास। यादव जी, मुझे ये बताइए कि ज्यादातर लोगों का, 4 लोगों से पूछा, 3 लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर ठीक नहीं किया। आपको क्या लगता है, बीजेपी, बिहार की जनता ऐसे नीतीश कुमार को दंड देगी कि नहीं देगी? बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ 10 सीटों पर, और आपने देखा कि बेहतर प्रदर्शन रहा महागठबंधन का। तो निश्चित रूप से आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने चुनाव लड़ा बिहार में, वो पूर्व के बनस्पत बेहतर प्रदर्शन रहा है, और इस विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। 200 सीटों पर निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी। सिंह साहब ये बताइए जी, आपने जो महागठबंधन बनाया है वो पूरा जाति के आधार पर बनाया है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जनता कहती है कि हम तो विकास को वोट देंगे। बिल्कुल सही बोल रही है जनता। इसी विकास के कारण ही महागठबंधन की सरकार फिर से 180 सीट से ज्यादा लाएगी। मैं आपको बताऊं, ये जहां तक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, ये अलायंस तो अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, बट ये जो अलायंस है, जो हमारा अलायंस है महागठबंधन, वो अलायंस इस बात पर है क्योंकि मुद्दे अलग अलग हैं, बट जो सबसे खास मुद्दा ये है कि जो पार्टियां और जो अलायंस समाज में लोगों को बांटने का काम करती है और जो फासिस्ट फोर्स हैं उनको रोकने का सबसे बड़ा काम बिहार से शुरू होगा। पहले भी हुआ था और आज भी होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन बीजेपी ने किया है, आप ये बताइए जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन अवसरवादी नहीं है? यही लालू जी कहते थे कि नीतीश कुमार सबसे बड़े झुट्टे हैं, क्योंकि राजद जदयू और कांग्रेस का जो अलायंस है, वो अलायंस का मकसद ये है कि फासिस्ट फोर्सेस को रोकना है। आप देखें, आप जो बात करें इनके अलायंस के, ये यही रामविलास लोग हैं जो कि आपको गोधरा कांड के बाद रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया था और आज फिर वही उनके साथ है।
या ये अपॉर्चुनिटी अलायंस है? ये अलायंस तो बिहार में चूंकि ये महागठबंधन का नीतीश कुमार को एक चेहरा दिया, वो चेहरा क्यों आगे किया? इन सब नीतीश ने काम किया है तो पड़ेगा। अच्छा संगीता जी ये बताइए, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अवसरवादी है। जिधर रामविलास पासवान कुर्सी देखते हैं, चाहे वो देवगौड़ा के साथ हो, चाहे वीपी सिंह के साथ हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो, चाहे मनमोहन सिंह के साथ हो, फिर नरेंद्र मोदी के साथ हो, उधर वो भाग जाते हैं। नहीं, जिधर वो विकास देखते हैं, विकास होने जा रहा है, उधर वो जरूर जाते हैं। तो लालू जी के साथ क्यों गए थे? लालू जी के साथ क्यों गए थे? तो उन्होंने विकास किया क्या? वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर यूपीए के अलायंस में जब आप लोग थे तो यूपीए ने काम किया था, ये तो मानती है ना? नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था उन्होंने काम। आपने बोला कि जिसके साथ विकास होता है उसके साथ आप रहती हैं। नहीं, ये बताएं कि जब विकास किया तभी तो आप साथ थी। नहीं, जब उन्हें लगा कि अब विकास ये लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता और कुर्सी का लोभ है, तब उन्होंने यू टर्न लिया था। चले तब यू टर्न लिया था। सीधे चलते मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है कि बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी, इनका अलायंस एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। आपको नहीं लगता आपका अलायंस उनसे ज्यादा अवसरवादी है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं है। और इसका सबूत अपने आप में ये है, आपको याद होगा कि जब जनता दल था तो जनता दल में ये तमाम लोग मौजूद थे। उस वक्त ये अलायंस जो हुआ था, उस वक्त आपको याद होगा क्या सिचुएशन थी। और ये सब लोग हमेशा एक साथ रहे, बीच में डिफरेंसेस हुए, अलग हुए, और दोनों ने ये महसूस किया कि उनके अलग होने के बाद बिहार की जनता जो है उनको ये बात पसंद नहीं आई। और नीतीश जी ने इस बात को महसूस किया, काफी दिन से वो इस बात को महसूस कर रहे थे। और उसका नतीजा ये भी है कि जब कई बीजेपी के चुनाव हुए, खासतौर पर गुजरात के चुनाव या बिहार में जो पहले चुनाव हुए, तो उन्होंने हमेशा कोशिश ये की कि मोदी जी यहाँ ना आए या वो वहां ना जाएं। तो ये बात डिफरेंसेस पहले से आ रहे थे। लालू जी एक बड़े नेता हैं, उनका एक सोशल बेस है। नीतीश जी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत बड़ा एक कद बन चुका है, आप जानते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कांग्रेस के उनके साथ आने के साथ ये एहसास और बड़ा है कि सेकुलर पार्टी है, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया उसने, वो भी इनके साथ खड़ी हुई है। और ये पूरे बिहार के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है। तो आने वाले वक्त में आपने जो कहा अवसरवादी, मुस्कान के पास आगे के सर्वे के लिए। बिल्कुल दीपक, 3 सवाल और बचे हुए जिसमें से 2 का जवाब इस वक्त हम देंगे। पहला सवाल उसमें से ये है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे के नतीजे आपके सामने देखिए। 110 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं, लेकिन 126 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई इस सर्वे में नजर आती हैं, कुल 243 सीटों में से, और 7 के खाते में अन्य जाती हुई नजर आती हैं। यानी बहुमत की सरकार यहां एनडीए की बनती हुई दिखाई दे रही है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस जवाब में जनता ने ये सर्वे निकल करके आया है, सर्वे का नतीजा निकल करके आया है। दूसरा सवाल, किसको कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं। हमारे सर्वे में किसको कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं, तो एनडीए को 44% वोट मिल सकते हैं, 40% वोट महागठबंधन को मिल सकते हैं, और 16% अन्य के खाते में जा सकते हैं। ये फीसदी के हिसाब से जब वोटों का आकलन किया गया तो ये नतीजे सामने आए। दीपक, बिल्कुल ठीक। जनता जनार्दन से पूछते हैं, आप बताइए क्या एनडीए की सरकार बनेगी? जी हाँ, जरूर बनेगी। आप बताइए। जी बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बन पाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बिल्कुल, यहाँ पर अनुराग बटी हुई राय है। थोड़ा और आगे चलते हैं। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? सर, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। 3 दिन माननीय नीतीश जी बोल रहे थे कि मैं बिहार की जनता को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। माननीय नीतीश जी, आप बिहार के टीचर जो बहाल किया है आपने, उन टीचरों को पहले इंग्लिश सिखाइए, उसके बाद भी। अच्छा ठीक है, आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की। हम महागठबंधन, हम महागठबंधन वाले से पूछना चाहते हैं कि कल पटना में रात में एएसपी को गोली मार देगी, क्या ये जंगल राज तो नहीं स्टार्ट हुआ? जंगल राज 2 है कि नहीं, लेकिन सीधे करता हूं मैं सबसे पहले शिवराज सिंह जी के पास। शिवराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है इतना कांटे का मुकाबला है, आप 126 में टिके हैं,
बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा। आपको नहीं लगता कि आखिरी वक्त पर कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है? नहीं, मैं आपको बताऊं दीपक जी, आपका ये जो सर्वे है कि 126 सीट एनडीए को मिल रही है, जब ये चुनाव के वक्त और नजदीक आएंगे, जैसे जैसे लोग जो हैं वो वोट एनडीए के तरफ देंगे और अपना वोट वो लोग चाहेंगे कि एक स्थिर और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वो वोट दें, तो ये फासला जो है ये बहुत बढ़ जाएगा और आप देखिएगा कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। दूसरी एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मीम अफजल साहब कह रहे थे कि लालू जी बहुत बड़े नेता हैं। अरे भाई, बहुत बड़े नेता हैं तो इनके राहुल गांधी जी को ये क्या मानते हैं जो अध्यादेश फाड़ रहे थे, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा अध्यादेश लाया था कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो राहुल जी बड़े नेता मानते हैं क्या उनको? और बड़े नेता मानते हैं तो चुनाव लड़ें। मैं मानता हूं लालू जी बिहार के सबसे बड़े अपराधी हैं, ये वो कह सकते हैं। नेता हूं तो चुनाव लड़े ना। चारा चोर अमित शाह जी ने कहा, उसमें गलत क्या कहा? ये कोर्ट का वर्डिक्ट है कि लालू यादव जी चारा चोर हैं, लालू यादव जी सबसे बड़े क्रिमिनल हैं बिहार के, ये मैं मानता हूं। और मीम अफजल जी जैसे लोग राजनीतिक मजबूरी में, चूंकि इनकी कोई जमीन नहीं है, सोनिया गांधी जी को 5वें नंबर पे भाषण करवाया महागठबंधन के रैली में, लेकिन इनकी ना कोई जमीन है बिहार में, ना कोई जमीन है देश में, इसलिए ये लालू यादव जी जैसे बड़े क्रिमिनल को नेता मानने को तैयार हैं, जिसको कोर्ट मान रहा है चारा घोटाला में अभियुक्त, तो कोर्ट कन्विक्ट मान रहा है, क्रिमिनल मान रहा है, ये नेता मान रहे हैं तो माने। अभी पता चल जाएगा, ये फासला बहुत बढ़ जाएगा, ये 126 और 114 पे फासला नहीं रहेगा। चलिए, फासला बढ़ जाएगा, ये एनडीए को उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल, कौन होगा बिहार का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री? बिहार की जनता क्या सोचती है तो भागलपुर से टुनाइट में दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम क्या जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि बिहार का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? चलिए आइए देखते हैं। अनुराग, बिल्कुल, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है, सबसे बेहद दिलचस्प सवाल था। अब देखिए, यहां पर 50% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा दिलचस्प मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि सुशील मोदी को केवल 20.1% लोगों का मत हासिल है। जितन राम मांझी को केवल 5.5% लोग पसंद करते हैं। रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर केवल 2.8% लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर, 1.3% लोग केवल उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बेहतर मानते हैं, जबकि इनमें से कोई नहीं कहने वाले 7.5% लोग हैं, और कह नहीं सकते जिन्होंने कोई राय नहीं दी वो 12.8% लोग हैं। दीपक, चलिए जनता जनार्दन से पूछते हैं, बढ़िया मुख्यमंत्री कौन? बताइए आप बताइए। नीतीश कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी, धन्यवाद। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मंगल पांडे, मंगल पांडे पटना के, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, सुशील मोदी होगा, सुशील मोदी। अति पिछड़ा और पिछड़ा से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। कितने भी लोग गीत गा लें, सुनिए, मैं एक सेकंड, कितने भी गीत गा लें, अति पिछड़ा या पिछड़ा से ही मुख्यमंत्री बनेगा। और चाहे गठबंधन से हो या महागठबंधन से हो, ये लोग अति पिछड़ा से ही लाएंगे मुख्यमंत्री। सुशील मोदी। अच्छा, यहाँ पर जो राय निकल कर आ रही है वो बड़ी सटीक और सीधी है, और वो राय ये है कि पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा से ही मुख्यमंत्री होगा। यानी गठबंधन और महागठबंधन दोनों की मजबूरी होगी कि पिछड़ा या अति पिछड़ा से मुख्यमंत्री वो बताए। सीधे चलते अनिल बलूनी के पास। अनिल, ये जानना चाहूंगा आपसे, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं देना यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? नहीं दीपक जी, मैं यही कहना चाह रहा था। आप देखिए, अगर आप पिछला चुनाव झारखंड का देखेंगे,
वहां पर आप लोगों के सर्वे में यही कहा गया हेमंत सोरेन सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो रहे थे और अपना चुनाव बचाना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार हरियाणा में हुआ था। आपका जो सर्वे कह रहा है हम 4% से आगे हैं। और दीपक जी, जब दो पार्टियां लड़ती हैं, दो पक्ष लड़ते हैं, तो 4% के अंतर का मतलब होता है लैंडस्लाइड विक्ट्री। इसका मतलब एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी छवि वाला, एक विकासवाद पे विश्वास रखने वाला मुख्यमंत्री बिहार को देगा। प्रदीप सिंह जी, चलते चलते आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी पर भी भारी पड़ सकती है बिहार में, क्योंकि वो ऑब्वियस चॉइस है, जैसा कि महागठबंधन बार बार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी तो सीएम बनेंगे नहीं? बिल्कुल दीपक जी, देखिए, जहां तक नीतीश कुमार की लोकप्रियता का सवाल है, उनकी प्रशासनिक क्षमता का सवाल है, गुड गवर्नेंस का, उनके रिकॉर्ड का सवाल है, बिहार में और किसी पार्टी में उस कद का नेता नहीं है। उनके समर्थक उनकी पार्टी से और उनके गठबंधन के बाहर के भी लोग हैं। उनके साथ जो माइनस पॉइंट हुआ है, उनके समर्थक भी, उनके चाहने वाले भी ये सब तारीफ करने के बाद आखिर में एक सवाल पूछते हैं, तो फिर लालू जी के साथ क्यों चले गए? इसका जवाब जेडीयू के लोगों के पास नहीं है। नीतीश कुमार जैसी छवि और किसी नेता की बिहार में नहीं है। इसका एडवांटेज है उनको, महागठबंधन को भी है, लेकिन सवाल यह है कि अलायंस किस तरह काम करेगा। लालू जी का उनका साथ लोगों को कैसा लगता है? अगर लोगों को पसंद आता है तो निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। अगर इस बात से लोगों में नाराजगी होती है कि क्यों चले गए लालू प्रसाद यादव के पास, तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। उनका साथ लोगों को कैसा लगता है, अगर लोगों को पसंद आता है। चलिए, टुनाइट में दीपक चौरसिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमने बताया कि हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर किसी की सरकार बनेगी तो वो एनडीए होगा, लेकिन ये ओपिनियन पोल है, मतदान होना भी बाकी है। 12 तारीख को भागलपुर में मतदान है और चलते चलते आप सब वोट डालेंगे ना? तो सभी लोग कह रहे हैं कि वो अपना वोट जरूर डालेंगे और वोट ही लोकतंत्र में ताकत है।